सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे शाओ यी के अंदर फॉक्स डीमन के उस ब्लड की वजह से उसके अंदर का जो डीमन था वो पूरी तरीके से उस पर डोमिनेट करना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी शाओ यी के अंदर जो उसकी कॉन्शियसनेस होती है वो उससे लगातार फाइट कर रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर वो निंगचौन को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से बहुत दूर चली जाती है। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि निंगचौन शाओ यी को बचाने के लिए उसके साथ उस एंशिएंट वुडन स्क्रोल के अंदर मौजूद हिडन वर्ल्ड में जाएगा, जहाँ पर जाकर वो शाओ यी के अंदर जो डीमन सीड मौजूद है वो उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर देगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका प्लान तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जो वानियर होती है वो बताती है कि पर तुम स्क्रोल को बस 4 घंटे तक ही यूज कर सकते हो, जिसके बाद अगर तुम उससे बाहर नहीं आ पाए तो तुम भी वहाँ पर हमेशा के लिए ट्रैप होकर रह जाओगे। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि शाओ यी तुम्हें मारकर खुद उस स्क्रोल से आजाद हो जाए। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि निंगचौन उससे कहता है कि अगर 4 घंटे बाद भी मैं वापस नहीं लौटता मेरी जूनियर सिस्टर के साथ तो फिर आप इस स्क्रोल को अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर वो जो ब्रॉन्ज फर्नेस मौजूद है उसके अंदर डाल देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू जिया भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वानियर उसे बताती है कि तुम जानती हो ना, इसका मतलब सीधा मौत को दावत देना है। पर हम देखते हैं कि निंगचौन बिना किसी चीज की परवाह किए सीधा शाओ यी को लेकर उस एंशिएंट वुडन स्क्रोल के अंदर पहुंच जाता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ यी को देखते हैं जहाँ पर वो उसे हिडन वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी जो कि एंशिएंट वुडन स्क्रोल के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर वो निंगचौन को ही ढूंढ रही थी और कहती है कि डरपोक मत बनो, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे खुद को नहीं छुपा सकते, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे सामने आ जाओ। जिसके बाद वो यहाँ पर आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय करते हुए कहती है कि जब इनर डीमन ट्राइब्यूशन चल रहा था तब तुमने उस सिटी के अंदर हर एक बंदे को मार दिया था ताकि तुम मुझे ढूंढ पाओ, और अब देखो मैं भी वही करने वाली। ये कहते साथ ही वो यहाँ पर आसपास के घरों को हिलाना शुरू कर देती है और यहाँ से वहाँ उन्हें पटक रही थी कि तभी हम निंगचौन को देखते हैं जो कि एक घर के साए में टेक लगाकर बैठा हुआ था, ताकि वो जैसे ही उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाए तो वो यहाँ पर इस डीमन से फाइट करना शुरू कर दे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम लू जिया और वानियर को देखते हैं जहाँ पर ये लोग लू जिया की स्वॉर्ड पर सवार होकर यहाँ से दूर जा रहे थे। और यहाँ पर लू जिया कहती है कि अगर निंगचौन इस हादसे से सर्वाइव कर जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे चलकर एक बहुत ही अच्छा सेज हुड का सीड बनेगा। जो सुनकर वानियर कहती है कि आखिर तुम उसके बारे में ऐसी राय क्यों रखती हो, जिस पर लू जिया बताती है कि आखिर उस जैसा इंसान कहाँ देखने को मिलता है जो कि दूसरों की परवाह ज्यादा करता है। बिना डरे उसने सभी को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। उसने एक मॉन्स्टर से सभी की जान बचाने के लिए खुद को उस मॉन्स्टर के साथ एक पिंजरे में कैद कर दिया, और अब देखो उसकी जान खतरे में, लेकिन उसे किसी चीज का डर नहीं। तो आखिर ऐसे इंसान को हम एक सेज ना कहें तो और क्या कहें। जो सुनकर वानियर कहती है कि फिर तो शायद यही रीजन होगा कि मेरी मदर ने उसे मेरे लिए चुना। इसी के साथ ये लोग देखते हैं कि उस एंशिएंट स्क्रोल के अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी, और साथ ही अभी ये स्क्रोल पहले से ज्यादा स्पीड के साथ जलना शुरू कर देता है। जो देखकर लू जिया कहती है कि हमें जल्दी करना होगा, वरना एक बार अगर ये स्क्रोल जल के राख हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और देखने से ऐसा लग रहा है कि अंदर इनके बीच बहुत ही भयानक बैटल चल रही होगी। इसी के साथ ये लोग तेजी से ज्यूलिंग ऑल्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर रॉयल फैमिली के लोग आकर पूजा पाठ करते थे। साथ ही यहाँ पर हमें कुछ 9 स्पिरिचुअल बीस्ट के स्टैचूज को भी दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये जो 9 स्पिरिचुअल बीस्ट है ये जो फिनिक्स गॉड है उनके डिसेंडेंट्स हैं, और फिनिक्स गॉड के साथ मिलकर ये सारे 9 स्पिरिचुअल बीस्ट ज़्याओ स्टेट को प्रोटेक्ट किया करते थे। इसी के साथ यहाँ पर जैसे ही स्टेयर पर वानियर एक स्टेप रखती है तो आगे का रास्ता पूरी तरीके से ग्लो करते हुए खुल जाता है। जिसके बाद वानियर कहती है कि हालांकि ये एंशिएंट स्क्रोल ज्यादा देर तक उस फॉक्स डीमन को होल्ड करके नहीं रख सकता, पर मुझे उम्मीद है कि ये जगह हमारी आखिरी उम्मीद है जो कि पूरे ज़्याओ स्टेट को बचा सकती है। जिसके साथ ही ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तभी हम यहाँ पर शू यी को देखते हैं जो कि आकर कहने लगता है कि अब अपने वादे के मुताबिक आप लोगों मुझे इस सील से आजाद कर दो। जिस पर लू जिया उस पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, और कहती है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और प्लान्स हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लू जिया अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी डिवाइन सोल को सील करते हुए कहती है कि जब तक तुम 100 से ज्यादा डीमंस को नहीं मारोगे तब तक मेरे सामने मत आना। एक बार तुमने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया जिसके बाद मैं इस सील को हटा दूंगी और फिर तुम अपनी बॉडी को दोबारा से रीबिल्ड कर पाओगे। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड में उसे पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर उसे इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शाओ यी होती है वो फुल तांडव मोड में होती है और हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। कि तभी हम निंगचौन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी इंजरीज को देखकर कहने लगता
लगता है कि आखिरी बार जब मैं मरा था तो मुझे याद है कि मैंने अपनी आखिरी सांस ग्रैंड मास्टर की बाहों में लिया था। क्या मैं फिर से मरने वाला हूँ? इसी दौरान यहाँ पर निंग चुआन को पास्ट के कुछ सीन याद आते हैं जहाँ पर उसके एल्डर ने उसे बताया था कि निंग चुआन एक बात याद रखना, जब भी तुम्हारे सामने किसी कठिन परिस्थिति से हो तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें सबसे पहली चीज उस सिचुएशन से बाहर निकलने की चाबी को ढूंढना है। इसी के साथ निंग चुआन सोचता है कि यहाँ से बाहर निकलने की चाबी आखिर क्या हो सकती है कि तभी निंग चुआन के सामने वही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट आकर गिरता है जिसे देखकर उसे वानियर की याद आती है और वो वानियर को याद करने लगता है। इसी दौरान हम यहाँ पर वानियर को देखते हैं जो कि लुजिया से कहती है कि मैं आपकी एक हेल्प चाहती हूँ, जिस पर वो उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इस इंपीरियल सील को आप इंपीरियल सिटी के सेंटर यानी कि उसके हार्ट में जाकर रख दो ताकि ये स्टेट के एक स्टेबलाइज कोर की तरह काम करे, जिसके बाद हेवन एंड अर्थ की पावर हमारी हेल्प जरूर करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर वो सीधा उस सील को लेने लगती है, लेकिन तभी वो कहती है कि आखिर आपके इरादे क्या हैं, जिस पर हम देखते हैं कि वानियर बहुत ही सीरियस लुक के साथ उससे कहती है कि एक बार मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि शिंगतियान के स्पिरिट जाओ स्टेट के कानून इन सभी को सामने रखकर इस पूरे स्टेट को एज अ ट्रिब्यूट के तौर पर पेश करो। इसी के साथ हम पास्ट का वो सीन देखते हैं जहाँ पर ये सारी बातें उसकी मदर उसे बता रही थी और यहाँ पर वानियर कहती है कि मदर पर इस सब का मतलब क्या है। यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तब तुम सब कुछ समझ जाओगी और तुम्हें हर हाल में इस जिम्मेदारी को भी उठाना है, पर चिंता मत करो अभी उसमें बहुत वक्त है। एक बार तुम बड़ी हो जाओगी और जिस दिन तुम ज्यूलिंग ऑल्टर के पास जाओगी तब तुम सब कुछ समझ जाओगी। जिस पर वानियर कहती कि यार ये तो बहुत लंबा टाइम है, इतना इंतजार कौन करेगा। जिस पर उसकी मदर उसे प्यार करते हुए कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो गिफ्ट है जो कि आगे चलकर ज़्याओ स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा और जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब तुम समझ पाओगी। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में लुजिया को देखते हैं जहाँ पर वो ये सारी बातें सुनकर कहने लगती है कि आपकी मदर ने तो 18 साल का कहा था लेकिन अभी तो आप बस 16 साल की ही हो, तो आखिर ये कैसे काम करेगा। जिस पर यहाँ पर वानियर कहती है कि नहीं अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, मुझे इसे अभी ही यूज करना होगा। कि तभी वो इशारे से यहाँ पर लुजिया को कहती है कि आप भी अपना काम शुरू कर दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर लुजिया भी वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही यहाँ पर वानियर आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि मदर मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इसी के साथ वो यहाँ पर अपना हाथ हवा में उठाती है और अपनी पावर को गैदर करते हुए यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगती है, जिससे यहाँ पर वो जो फिनिक्स स्टैचू था वो भी अचानक से बर्न करना शुरू कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे करके वो पूरा का पूरा फिनिक्स स्टैचू अचानक से जिंदा हो जाता है। यहाँ पर वानियर भी उसे देखकर हैरान थी कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इंपीरियल सिटी के अंदर यहाँ पर उसके मास्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर इंपीरियल मास्टर के सामने एक गार्ड आकर उन्हें सारी बात बता देता है और कहता है कि जो हमारी योर हाइनेस है उन्होंने ज्यूलिंग ऑल्टर को एक्टिवेट कर लिया है। जो सुनकर इंपीरियल मास्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो हैरानी के साथ कहते हैं कि ये रास्ता बस तबाही तक ले जाता है, बस अनगिनत मौत ही हमें देखने को मिलेगी। ये कहते साथ ही वो तेजी से वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे हर हाल में उसे रोकना ही होगा। इसी दौरान हम वापस से वानियर और उसी फिनिक्स बर्ड को देखते हैं जहाँ पर वानियर उससे कहती है कि अच्छा तो तुम वही हो जिसे कि मेरी मदर ने मेरे लिए चूज किया था। जिस पर वो वर्ड हाँ में जवाब देता है। यहाँ पर वानियर उससे पूछती है कि फिर बताओ आखिर मेरे मदर ने और क्या कहा था। जिस पर वो बर्ड बताने लगती है कि उसने मुझसे कहा था कि मुझे 100 साल तक वेट करना है ताकि मैं दोबारा से अपनी पावर को अवेकन कर सकूं और जिसके बाद मैं अपने मास्टर को चूज करूं जिसके पास पोस्ट नेटल स्पिरिट मौजूद हो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वानियर स्माइल करती है, कहने लगती है कि अब मैं सब कुछ समझ गई और लगता है कि मैं अब उस डीमन को भी हरा सकती हूँ। कि तभी यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि शायद ये वही ट्रेजर है जिसके बारे में मेरी मदर ने मुझे बताया था। कि तभी यहाँ पर वो उससे पूछने लगती है कि एक बात बताओ आखिर मेरी पोस्ट नेटल स्पिरिट क्या है। कि तभी यहाँ पर वो फिनिक्स बर्ड कहती है कि जो 9 स्पिरिचुअल डिवाइन ऑब्जेक्ट्स हैं इनके जरिए से हम हेवेंस तक पहुंच सकते हैं और उनकी पावर से तुम मॉडल वर्ल्ड और इमॉडल वर्ल्ड के बीच का जो बैरियर है उसे पूरी तरीके से तोड़ भी सकती हो। इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट कॉज तुम्हारी मदर ने तुम्हें चूज किया है तो इसका मतलब तुम जब मन चाहे एक स्पिरिट को यहाँ पर फॉर्म कर सकती हो। सुनकर वानियर कहने लगती है कि चाहे ये रास्ता आसान हो या मुश्किल मुझे हर हार में करना होगा। कि तभी वो फिनिक्स बर्ड कहती है कि एक पोस्ट नेटल स्पिरिट को फोर्सफुली फॉर्म करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो और तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही स्लो है। तुम्हारा ये डिसीजन बस तुम्हें मौत की कगार तक ले जाएगा और तुम्हारी मदर क्योंकि मेरी प्रीवियस मास्टर रही है तो मैं उनके फैसले की कदर करती हूँ, इसलिए तुम्हारी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर ये फिनिक्स वापस से उसी स्टोन फॉर्म में आ जाता है और कहने लगती है कि अभी तुम 16 साल की हो, 2 साल बाद दोबारा ट्राई करने आना। यहाँ पर उसे वापस से स्टोन फॉर्म में जाता हुआ देखकर वानियर कहती है कि अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो क्या लगता है मैं यहाँ पर खड़ी होती, मुझे हर हाल में ये काम करना ही होगा। जिस पर वो फिनिक्स बर्ड कहने लगती है कि क्या तुमने इसे बच्चों का खेल समझ रखा है। जिसके बाद वो अपनी पावर की ऑरा को
रिलीज करते हुए कहती है कि तुम्हें इसके लिए आग से खेलना होगा। बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम्हें 3000 वर्ल्ड्स के थ्रू ट्रैवल भी करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यहाँ पर हम देखते हैं कि वानियर कहने लगती है जिन 3000 वर्ल्ड्स का तुमने कहा है वो सारे के सारे यहाँ शी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? जो सुनकर अचानक से ये जो फिनिक्स होता है ये पूरी तरीके से शांत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे निंगचुआन को देखते हैं जहाँ पर वो उस फॉक्स डीमन के सामने आ जाता है। शाओ ये कहने लगती है कि अच्छा तो फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गए। जिस पर निंगचुआन कहता है कि जब मैं तुम्हें अवॉइड कर ही नहीं सकता तो छुपने का कोई फायदा नहीं। जो सुनकर यहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास अब भी कोई ना कोई स्टूपिड से ट्रिक्स होंगे। जो सुनते साथ ही यहाँ पर निंगचुआन अपने ब्लड की पावर का यूज करते हुए कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर लिखना शुरू कर देता है। ये देख कर जो शाओ ये होती है यानी कि वो जो फॉक्स डीमन था वो हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी करंट सिचुएशन से 4-5 वर्ड्स के लिखोगे और उससे तुम मुझे मार सकते हो? हाँ। जिस पर निंगचुआन कहने लगता है कि तुम सही हो, लेकिन मैं ये जो स्पिरिचुअल वर्ड्स यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ये असल में मेरे ग्रैंड मास्टर से मैंने बोरो किया है। इसी के साथ वो यहाँ पर बुके टेम्पल नाम की उसी सील को फॉर्म करता है जो कि उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में बना हुआ था। इसी के साथ जैसे ही निंगचुआन उस सील को फॉर्म करता है हम देखते हैं कि शाओ ये खुद को अलग ही जगह पर पाती है। वहीं दूसरी तरफ वो जो फिनिक्स होता है वो वानियर से कहता है कि तो मतलब तुमने उन 3000 वर्ल्ड्स को देखा हुआ है? जिस पर वानियर हमें जवाब देती है, कहती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मैं तो हमारे जाओ स्टेट पर मौजूद सबसे बड़े पेड़ पर मैं एक बार चढ़ी थी। वहाँ का नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का था और वहाँ पर सूरज की डूबती हुई रोशनी में मैंने बहुत से किंगडम्स को देखा और जैसे ये एक पल में ही मुझे लाखों नजारे अपने सामने दिखाता था। और ऐसे ही मैं हर शाम उस पेड़ पर चढ़ती थी और हमेशा वेस्ट की तरफ देखती रहती थी। और जिन वर्ल्ड्स और किंगडम्स की बात तुम कर रही हो मुझे लगता है कि मैंने उनमें से ज्यादातर को देख लिया है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझे कोई भी हार्म पहुंचाएंगे। जो सुनकर वो बर्ड कहने लगती है कि एक पोस्ट नटल स्पिरिट 2 धारी तलवार की तरह होती है। इसे फॉर्म करना कोई आसान काम नहीं है और अगर तुम उन 3000 वर्ल्ड्स में ट्रैवल करोगी तो मुझे यकीन है कि वो लोग तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाओगी। तो क्या तुम फिर भी जाना चाहती हो? जिस पर वानियर हाँ में जवाब देती है। इसी दौरान हम शाओ यी को देखते हैं जहाँ पर निंगचुआन ने उसे उसी सील के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ था और वो कहती है कि तुम भी जानते हो कि 4 घंटे में ही ये जो एंशिएंट स्क्रॉल है ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगी। तो आखिर इतने एफर्ट्स क्यों कर रहे हो? तुम मुझे यहाँ नहीं रोक सकते। जो सुनकर उस बैरियर से निंगचुआन अपने हाथों को बढ़ाकर यहाँ पर शाओ यी को पकड़ लेता है और फिर उसे सप्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वो फॉक्स डीमन बहुत ही चालाक, वो अपने बड़े बड़े नाखून वाले उस हाथ को उस बैरियर के आर पार कर देती है जिस वजह से यहाँ पर निंगचुआन को चोट लग जाती है और उसके मुंह से खून निकलता है। इसी दौरान वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही थी लेकिन देखो तुम खुद ही मेरे सामने मरने के लिए आ गए हो, तो अब इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निंगचुआन है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है जिस वजह से वो एंशिएंट स्क्रॉल बहुत तेजी से बर्न होना शुरू कर देता है। जो देखकर यहाँ पर वानियर कहती है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, हमें जल्द से जल्द इस काम को शुरू करना होगा। जिस पर वो फिनिक्स बर्ड कहती है कि दोबारा सोच लो, तुमने अगर इस रास्ते में अपना कदम बढ़ाया तो तुम्हारी मौत तय है। जो सुनकर वानियर कहती है कि मैं जाओ स्टेट की प्रिंसेस हूँ और यहाँ की रूलर भी, और अगर मैं खतरे से डर जाऊँ तो आखिर मैं किस टाइप की रूलर हुई। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो फिनिक्स होती है वो कहने लगती है कि अगर तुम उन 3000 वर्ल्ड में सरवाइव कर भी लो लेकिन उन डीमंस का क्या? जो सुनकर वानियर भी हैरान थी और वो बताती है कि हाँ वो डीमंस जो कि मर चुके हैं लेकिन वो स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करते हैं, तो अगर तुम जाओगी तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक हेवनली डीमन पर्पल रीलम के पीक पे है। लेकिन यहाँ पर ये जो 9 स्पिरिट्स को देख रही हो लेडी शेंजी यानी कि तुम्हारी मदर ने ऑलरेडी इसे प्रिपेयर करके रखा था और जिनके पास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो अगर तुम वहाँ पर जाओगी तो इनके जरिए से वो डीमन इन सब से बुरी तरीके से अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम पर टूट पड़ेंगे। तो बताओ आखिर तुम्हारा अब क्या ख्याल है? जिस पर वानियर कहती है कि सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा डरावना लगता है पर मैं फिर भी नहीं रुक सकती। ये कहते साथ ही वो तेजी से दौड़ते हुए उस पे जंप लगा देती है और उसके कंधे पे जाकर बैठ जाती है और कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं आज इस फॉक्स डीमन को नहीं रोक पाई तो जाओ स्टेट पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वानियर उसे लेकर यहाँ से रवाना हो जाती है लेकिन तभी यहाँ पर इंपीरियल मास्टर भी पहुंच जाते हैं पर उन्होंने आने में देर कर दी थी। कि तभी हम लूजिया को भी देखते हैं जहाँ पर उसने उस इंपीरियल सील को इंपीरियल सिटी के बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दिया था। साथ ही यहाँ पर उसने एक फॉर्मेशन को भी सेट कर दिया था ताकि कोई भी यहाँ पर आकर इसे तोड़ ना पाए। इसी दौरान उसकी नजर आसमान में जाती है जहाँ पर वानियर उस फिनिक्स वर्ड के ऊपर सवार होकर वेस्ट की डायरेक्शन में जा रही थी। जो देखकर यहाँ पर लूजिया कहने लगती है कि आखिर ये हेवनली फ्लेम वाली फिनिक्स वर्ड उसे कहाँ ले जा रही है। यहाँ पर वो वानियर से सवाल करती है लेकिन वानियर बस एक स्माइल देती है और वेस्ट की डायरेक्शन में उड़ने लगती है। जो देखकर लूजिया कहने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या सच में वो डिवाइन रियलम की तरफ जा रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग तेजी से उड़ रहे होते हैं और जैसे जैसे एक एक वर्ल्ड को क्रॉस करते जाते हैं इन पर बहुत ही
पावरफुल थंडर स्ट्राइक भी होती है, जिससे डॉज करते ही ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वो फिनिक्स वानियर से कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो और भी वर्ल्ड्स बाकी हैं और जैसे जैसे हम बैरियर को क्रॉस करेंगे हम पर इससे भी खतरनाक अटैक होते रहेंगे। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन हम देखते हैं कि वानियर हार नहीं मानती और कहती है कि बस तुम चुपचाप आगे बढ़ती रहो। इसी के साथ हम देखते हैं कि इनका डिवाइन रियलम तक जाने का रास्ता शुरू हो जाता है और ये लोग एक एक करके हर एक बैरियर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फिनिक्स भी वानियर के विल पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। साथ ही रास्ते में यहाँ पर वानियर को अपने बचपन की कुछ कोर मेमोरीज भी दिखाई देती है, जहाँ पर वो खुद को अपने मदर के साथ पाती है, जिन्हें देखकर वानियर भी इमोशनल होने लगती है। इसी के साथ वानियर को अपनी नजरों के सामने अपनी मदर भी नजर आती है और वो समझ जाती है कि उसकी मदर भी यही चाहती है कि वो बस बिना डरे आगे बढ़ती रहे। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम निंग चुआन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी और यहाँ पर उस फॉक्स डीमन का हाथ बिल्कुल इसके शरीर के आर पार हो चुका था। जिसके बाद वो यहाँ पर निंग चुआन से कहती है कि चलो देखते हैं कि पहले कौन मरता है, तुम्हारी जूनियर सिस्टर xiaoyi या फिर तुम। कि तभी यहाँ पर उस फॉक्स डीमन को बहुत ही ज्यादा अजीब फील होने लगता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पावर कम होने लगती है और वो छटपटाती हुई कहती है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, मेरी बॉडी इतनी ज्यादा वीक कैसे पड़ रही है। कि तभी वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि अच्छा तो फाइनली तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम किसी न किसी की जान तो लोगे, पर हाँ मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारी वो जो बेवकूफ जूनियर सिस्टर है वो भी मारी जाएगी। बताओ अब तुम क्या करोगे। मैं जानती हूँ कि तुम उसे तो मारना नहीं चाहोगे। ये कहते साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगती है और बहुत ही डेयरिंग लुक के साथ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक नंबर के कमजोर इंसान हो, तुम उसे कभी नहीं मार सकते। यहाँ पर ये सारी बात सुनकर जो निंग चुआन होता है वो कमजोर पड़ने लगता है और वो कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो उस बैरियर को तोड़ते हुए अपना फोरहेड डायरेक्टली xiaoyi से मिला देता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए अपने ग्रैंड मास्टर को याद करते हुए कहने लगता है कि ग्रैंड मास्टर, अगर आप मुझे तब मारना चाहती थी तो मैं बहुत पहले ही मारा जा चुका होता है ना। मैं जानता हूँ कि आप हमारी ग्रैंड मेंटोर हैं, आप मुझे सही रास्ता जरूर दिखाएंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फॉक्स डीमन होती है वो भी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि ग्रैंड मेंटोर आखिर ये कौन है। जिस पर निंग चुआन उस बैरियर से बाहर आते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुम ही हो, जिस चाबी की तलाश मैं कर रहा हूँ वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे सील करने लगता है, साथ ही उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर बने फॉरएवर बॉन्ड वाले उस सील को बाहर निकालता है और यहाँ पर उसे देखकर वो फॉक्स डीमन भी डरना शुरू कर देती है, जो देखकर निंग चुआन कहता है कि तुमने बहुत समय से खुद को xiaoyi की बॉडी में छिपा कर रखा है, लेकिन अब और नहीं, अब मैं तुम्हें उसकी बॉडी से बाहर निकाल के रहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो फॉक्स डीमन होती है वो कहने लगती है कि अगर यहाँ पर xiaoyi मर भी जाए तो भी मैं उसकी बॉडी को नहीं छोड़ना चाहती और ना ही कोई मुझे उससे अलग कर पाएगा। पर तभी यहाँ पर निंग चुआन उस सील को उसके फोरहेड पर लगा देता है, जिस वजह से निंग चुआन xiaoyi के कॉन्शियसनेस में पहुंच जाता है और यहाँ पर खुद के हार्ट से उसके हार्ट को कनेक्ट कर पाता है। तभी इनके बीच में वो सील एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से xiaoyi को भी होश आ जाता है। इसी के साथ निंग चुआन वापस से अपने होश में आता है और यहाँ पर अपना हाथ तेजी से xiaoyi की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जिससे इस फॉक्स डीमन को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन यहाँ पर निंग चुआन अपना हाथ आगे बढ़ाकर सीधा उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर खींच के उसके बॉडी से निकालना शुरू कर देता है, जिस वजह से उस फॉक्स डीमन को बहुत ही ज्यादा पेन होता है। पर निंग चुआन फिर भी नहीं रुकता, वो जानता है कि अगर उसे xiaoyi को बचाना है तो ये करना ही होगा और वो बिना रुके लगातार उस स्प्रिट को बाहर खींचना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसे एक फास्ट का सीन याद आता है, जहाँ पर उसके ग्रैंड मेंटोर ने भी उसकी ऐसे ही हेल्प की थी और धीरे धीरे करके निंग चुआन को सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसकी जो ग्रैंड मेंटोर है उसने निंग चुआन की बॉडी के अंदर मौजूद उस इविल इनेट स्प्रिट को पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए वो सब कुछ किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि निंग चुआन भी सेम वही चीज करता है और वो खींचते हुए उस इनेट स्प्रिट को xiaoyi की बॉडी से निकालना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो फॉक्स डीमन भी चिल्लाते हुए कहने लगे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये सरासर नामुमकिन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है, लेकिन निंग चुआन फिर भी नहीं रुकता और वो xiaoyi की बॉडी से उस इनेट स्प्रिट को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकता है। यहाँ पर फाइनली निंग चुआन को सब कुछ याद आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, रोते हुए अपने ग्रैंड मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने अब तक आपको गलत समझा, लेकिन अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ कि आपने तब मेरे अंदर से उस इनेट स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए वो सब कुछ किया था। इसी के साथ हम देखते हैं कि xiaoyi की बॉडी से वो डीमन पूरी तरीके से सप्रेस होने लगता है और अब धीरे धीरे करके xiaoyi की आंखें बंद होने लगती है और निंग चुआन अपने ग्रैंड मास्टर को याद करता है, जहाँ पर वो उससे माफी मांगते हुए दोबारा से कहता है कि मुझे माफ कर देना, अब मैं सारी बात समझ चुका हूँ, आपके इंटेंशन कभी भी मुझे लेकर गलत नहीं थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना
करना। एंड गाइस अब इस सीरीज के बस 1 या 2 ही एपिसोड बचे हैं, प्रोबेबली ये सेकंड लास्ट एपिसोड है जिसके बाद ये सीरीज भी एंड हो जाएगी। और लास्ट वीडियो में मैंने तुम सबसे पूछा था कि तुम्हें निंग च्वान के साथ किसकी जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, तो ज्यादातर लोगों ने अलग अलग राय दी थी। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में मुझे ज़्याओ वानियर ज्यादा पसंद है, बाकी सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।